बूथ पर कांग्रेस तैनात करेगी सेना। पार्टी ने बनाया 1+4 का फार्मूला। संगठन मजबूत करने के लिए जमीनी तैयारी। हर कार्यकर्ता की होगी भागीदारी। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी के मजबूत संगठन से लड़ने के लिए जमीनी जमावट को बेहतर किया जाए। लिहाजा कांग्रेस चुनाव में अपने चारों फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खास जिम्मेदारी देने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश के बाद संगठन सभी उपचुनाव वाली सीटों पर 1+4 फार्मूला के तहत हर एक बूथ पर कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस IT सेल के एक कार्यकर्ता की तैनाती करेगी। सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल पर बीजेपी प्रत्याशी की घेराबंदी करने की रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही घर घर जाकर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने 1-to-1 संपर्क भी करेंगे। हर जगह के चुनाव दमोह का हो, दमोह से पहले का हो, सब चुनाव ऐसे ही लड़े जाते हैं। NSUI के कार्यकर्ता होते हैं, वहाँ पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं और भी दूसरे संगठन जो हमारे प्रकोष्ठ हैं उनके कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं और सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो कोई नई बात नहीं है, पहले से ही होता है। इसी तरह के फॉर्मूले हर चुनाव में रहे हैं और आने वाले चुनाव में भी आपको संगठन लड़ता चुनाव दिखेगा। यही हमारी जीत का राज भी है। 2018 में भी यही फॉर्मूला चला था। पीसीसी चीफ कमलनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि उपचुनाव में टिकट किसी नेता की मर्जी से नहीं बल्कि जनता की पसंद से दिया जाएगा। लिहाजा कांग्रेस ने चारों सीटों पर सर्वे कराना भी शुरू कर दिया है। दमोह की सफलता दोहराने की कवायद में जुटी कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी के नेता और चुरहट से विधायक शरदेंदु तिवारी का कहना है कि कांग्रेस चाहे जितने फॉर्मूले बना ले, जीत तो बीजेपी की ही होगी। देखिए, उनकी अपनी तैयारी है, राजनीतिक दल के नाते वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन चुनाव के लिए तैयार है। हमारी अपनी बूथ तक की अपनी रचना है, हमारा संगठनात्मक अपना एक ढांचा है और उस ढांचे के तहत हम चुनाव लड़ते हैं और हम इसीलिए चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। देश में भी हमने चुनाव जीते हैं और मध्य प्रदेश में भी हमने चुनाव जीते। 2018 के चुनाव में भी पीसीसी चीफ कमलनाथ का विशेष फोकस माइक्रो मैनेजमेंट पर रहा था, जिसका पार्टी को बड़ा फायदा हुआ था और लंबे समय बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस एक बार फिर इसी फॉर्मूले को आजमाने जा रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी के मजबूत संगठन के सामने कांग्रेस का ये फॉर्मूला कितना हिट होता है। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का 1+4 फॉर्मूला। इस बात की कांग्रेस में बहुत पहले से जरूरत महसूस की जा रही है कि जमीनी स्तर पर पार्टी मजबूत हो, कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंचे। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ ने माइक्रो मैनेजमेंट पर काम किया, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा जोर लगाने की तैयारी है। अब बीजेपी के मजबूत संगठन के मुकाबले कांग्रेस का फार्मूला कितना टिक पाएगा, यही डिबेट का सबसे बड़ा और अहम सवाल है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं उनसे आपको मिला दूं। चैतन्य भट्ट साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है भट्ट साहब आपका। जितेंद्र मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है जितेंद्र साहब आपका। राजेश सोलंकी साहब भी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सोलंकी साहब बहुत स्वागत है आज का मुद्दा में। चैतन्य भट्ट साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। रिपोर्ट आपने देखी होगी, हम बात कर रहे हैं आज माइक्रो मैनेजमेंट की और कमलनाथ की जब से मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री हुई, जिस चीज़ की बहुत पहले से दरकार कांग्रेस के भीतर थी, कमलनाथ उसको लेकर आए और चूंकि वो इलेक्शन के माहिर भी माने जाते हैं, मैनेजमेंट के खासकर वो गुरु कहे जाते हैं। 2018 से लेकर अगर हम 2021 की बात करें, कांग्रेस को इस माइक्रो मैनेजमेंट या फिर यूं कहें कि कमलनाथ का जो वर्कआउट है उसका फ़ायदा मिलता भी दिखा है। लेकिन मैं चाहूँगा एक बार फिर एक वरिष्ठ पत्रकार इस माइक्रो मैनेजमेंट को और खासकर कांग्रेस के माइक्रो मैनेजमेंट को किस तरह देखते हैं और आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए कितना फ़ायदेमंद ये माइक्रो मैनेजमेंट हो सकता है, इस पर भी थोड़ी रोशनी। सोहेल भाई, देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो ये बात तो सही है कि कमलनाथ के ही नेतृत्व में 2018 में कांग्रेस की सरकार बहुत लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में बनी थी जी। उसके पीछे और भी नेताओं का हाथ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी थे और कमलनाथ जी का भी जो मैनेजमेंट था वो भी था।
ये बात अलग है कि उसके बाद उनकी सरकार चली गई, लेकिन जिस तरह का मैनेजमेंट कमलनाथ करते हैं, वो बहुत लंबे समय से वरिष्ठ नेता रहे हैं, कई वर्षों की उनकी राजनीति का अनुभव है उनको, केंद्र में भी राजनीति उन्होंने बहुत लंबे समय तक की है, मंत्री भी रहे, तो निश्चित तौर पे राजनीति के जितने दांव पेच हैं वो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। दूसरी बात कि मध्य प्रदेश में वो एक सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ी बहुत गुटबाजी तो हर पार्टी में चलती है, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन इस बार जो दमोह का उपचुनाव हुआ है उसमें जिस तरह की जीत कांग्रेस को मिली है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, क्योंकि आप देखिए कि जब बीजेपी का भी राज रहा है तब भी जब कांग्रेस का भी राज रहा है मध्य प्रदेश में, तब भी दमोह से कांग्रेस कभी जीतती नहीं थी, और अगर जीत हार का भी अंतर होता तो बहुत ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन इस बार जो उनको जीत मिली है तो ये माना जा रहा है कि कमलनाथ के नेतृत्व में और उनके माइक्रो मैनेजमेंट के तहत ही वो जीत मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि अब ये जो 3 चुनाव हैं, अभी वैसे उसकी कोई घोषणा नहीं हुई है कि 3 चुनाव विधानसभा के और 1 लोकसभा का कब होने वाला है, क्योंकि अभी जो कोविड का मसला है वो भी अभी हल नहीं हुआ है, तीसरी लहर आने की संभावना है। लेकिन अभी से जो तैयारी कर रही है कांग्रेस, मुझे लगता है कि पहले इस तरह की कभी कांग्रेस ने तैयारी की नहीं थी। अब चूंकि दूसरी तरह से अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी तो हमेशा चुनाव के मोड पर खड़ी रहती है, वो तो एक चुनाव जीतती हारती जीतती जैसा भी हो, उसके बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। लेकिन अगर वो बूथ तक पहुंच रही है कांग्रेस, और आपने जैसा बताया कि 1+4 अगर बूथ तक 1 के बदले 4 लोगों को अगर वहाँ लगाया जा रहा है, युवक कांग्रेस को भी लिया जा रहा है, उसमें NSUI को भी लिया जा रहा है, महिला कांग्रेस को भी लिया जा रहा है, IT सेल के वालों को भी लिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर दूसरी पार्टी से भी अगर इस तरह की कोई सीख मिल रही है और कांग्रेस अगर उसको अपना रही है, जैसा कि बीजेपी करती है, बूथ स्तर तक उनका जो मैनेजमेंट रहता है, तो कोई बुराई की बात नहीं है। क्योंकि ये जो चुनाव है ये निश्चित तौर पे 2023 के लिए एक लिटमस हो गए टेस्ट होगा, क्योंकि अगर जनता को लगता है कि कांग्रेस ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि देखिए बीजेपी के सामने अभी कुछ मुश्किलें हैं, खजाना खाली है, इधर आप देखिए कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की है, पटवारी हड़ताल पे थे, उसके पहले डॉक्टर्स हड़ताल पे थे, DA नहीं मिला है सरकारी कर्मचारियों को, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती हैं बीजेपी को, और इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि कांग्रेस उठाएगी। और जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट अगर कांग्रेस इस तरह से कर रही है तो ये बात तो सही है कि ये कठिन होगा चुनाव बीजेपी के लिए भी। वैसे ऐसे माना जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं उसमें सत्ता पक्ष को फायदा होता है, लेकिन वो धारणा भी दमोह के चुनाव में बदल गई। तो जो माइक्रो मैनेजमेंट अगर कमलनाथ जी का सक्सेस होता है और अगर 3 सीटें में से 3 सीटें अगर जीत जाती है कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं ये 23 के चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। दमोह जीत को अगर हम कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज मान लें और ये मान लें कि उस जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है और एक बार फिर से तमाम नेता एकजुट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगला सवाल जितेंद्र मिश्रा साहब आपसे है। ये ठीक है कि 1+4 का फॉर्मूला आप बनाने जा रहे हैं, आपने महिलाओं को भी शामिल किया, IT सेल का भी एक बंदा रहेगा, आप यूथ कांग्रेस से भी एक बंदे को रखते हैं और आप NSUI से भी एक को रखते हैं, एक बूथ पर 5 लोग आपके काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए अंतिम चुनौती तो यही होगी कि इन 5 के अलावा उन 1000 लोगों का हिसाब भी तकरीबन आपको रखना होगा। दरअसल जो वोट डालने के लिए उस बूथ पर पहुंचते हैं, उनको मनाना शायद उस दिन से पहले का काम होता जिस दिन वोटिंग डल रही है, उसके लिए क्या कुछ? निश्चित तौर पर सोहेल जी, आपने बड़ी बढ़िया सवाल किया हुआ है। आज कांग्रेस उसी फार्मूले को लेकर के आई है जिसको पहले से चला रही है, कोई नया परिवर्तन नहीं है। 2018 के चुनाव में भी आपने देखा था इसी तरह का फार्मूला हम लेकर के आए थे और हमने सरकार बनाई थी। ये फार्मूला 2018 से भी पहले हमने लिया था। आपने देखा था जितने भी उपचुनाव हुए मध्य प्रदेश सरकार सारे चुनाव हारी थी। बात चित्रकूट की जाए, बात रतलाम की जाए, अटेर, मुंगावली, कोलारस, किसी भी चुनाव की बात कर ली जाए, आप ये देखेंगे कि वहाँ कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था। उसके पीछे हमारा बूथ मैनेजमेंट काम कर रहा था, क्योंकि आप ये देखिए कि रतलाम में तो हम 8 की 8 विधानसभा सीट जीते थे। इसके बाद हमें समझ में आ गया था कि बूथ मजबूत होगा तो हम सरकार बना लेंगे, और वही हुआ। 2018 में हमने सरकार बना ली। दमोह में भी हमने वही चीज़ लेकर के आए।
हमारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई कि बूथ जिताओ सरकार बनेगी, बूथ जिताओ विधानसभा जीतेगी, और उसका परिणाम आपके सामने आए। अभी भी हम वही कर रहे हैं। लगातार हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षण कर रहे हैं शामिल होने के लिए। बूथ पर हमारी पूरी तैयारी है। ये तो हमारे जो आपने 4 बताए, 1+4, ये तो हमारे संगठन के जिम्मेदार लोग हैं। साथ में हम यूथ कांग्रेस की टीम, महिला कांग्रेस की टीम सारी की सारी बूथ पर खड़ी करेंगे, जो कि वहां पर मतदाताओं से संपर्क स्थापित करेगा और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की दिशा में कार्य करेगा। ठीक, ये आने वाला वक्त बताएगा कि दरअसल जिस बात को लेकर जितेंद्र मिश्रा दावा कर रहे हैं वो क्या कुछ रियलिटी में कन्वर्ट होती है। राजेश सोलंकी साहब, जिस बात को लेकर हम, जिस फॉर्मूले को लेकर और जिस माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, दरअसल ये बीजेपी की रग रग में है। अगर मैं ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। बीजेपी का ये बहुत पहले से फार्मूला रहा है। पन्ना प्रमुख की बात अगर की जाए, कांग्रेस तो बूथ पर जा रही है, अब बीजेपी ने तो एक एक पन्ना प्रमुख बना के रखा है कि एक पन्ने का जिम्मेदार एक शख्स होगा। लेकिन राजेश सोलंकी साहब, क्या लगता है मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश की सियासत में, एक घटना आपको याद दिलाऊं, एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, या यूं कहें कि नेता थे, वो बीजेपी की तरफ रुख करते हैं और उनके साथ एक बड़ा जो आपका जो जन समर्थन था या कार्यकर्ता था वो भी निकलकर बीजेपी की तरफ चला जाता है। उसके बाद क्या राजेश सोलंकी को ऐसा लगता है कि उस इलाके में जो बूथ मैनेजमेंट था वो कुछ गड़बड़ाया? क्योंकि 2018 के बाद 2020 का जब उपचुनाव हमने देखा, ज़्यादातर इलाकों में मध्य प्रदेश में बीजेपी सीटें जीती है, लेकिन खासकर ग्वालियर चंबल में जो उपचुनाव थे वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें आपने लूज़ की हैं। देखिए, ये जो फार्मूला है जी 1+4 का कांग्रेस का, या 1 बूथ 10 यूथ, या एक मतदान केंद्र पर 1+20 लोग जो हमने तैयार किए हैं, एक के साथ में 20 लोग, ये पॉलिटिकल फार्मूला है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको चुनाव लड़ना है, उसको चुनाव का जो मैदान है वो तो बूथ है, मतदान केंद्र है जहाँ पर लड़ते हैं। मतदान केंद्र की हार जीत जो है, जो ज़्यादा मतदान केंद्र जीतता है वो चुनाव जीत जाता है। और इसलिए अभी जो जितेंद्र जी ने कहा, या पहले अब्बास भाई को मैं सुन रहा था, कांग्रेस भी इसी पे काम करती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसी पे काम करती है। ये जो पन्ना प्रमुख है, गुजरात से हम लोग लेकर के आए थे योजना, जो पूरे देश में फिर लागू हुई। एक मतदान, एक पन्ने में 60 मतदाता होते हैं, एक पेज पर रहते हैं, 30 उसके दूसरी तरफ रहते हैं। उन 60 पर एक कार्यकर्ता तैनात करने की हमने कोशिश की, इसमें हम सफल भी हुए। मैं जितेंद्र जी को भी कहना चाहता हूँ कि उनको भी आगे पन्ना प्रमुख की ओर बढ़ना चाहिए कि 60 वोटों की चिंता हमारा ये कांग्रेस का कार्यकर्ता एक करेगा। राजनीतिक दल को जनता की सेवा के लिए जाना चाहिए, फिर जनता जो निर्णय करे वो होगा। लेकिन बस इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, जितेंद्र जी आप बुरा मत मानिएगा। कांग्रेस ने जहाँ जहाँ कथनी और करनी एक कर ली, वहाँ पर वो चुनाव जीत गए। जहाँ पर हम आगे बढ़ गए, हम जीत के चुनाव। और जहाँ तक ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, ये बात सही है कि कांग्रेस जब सफल हुई थी 2018 में, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसका बहुत बड़ा श्रेय भी गया था। कुछ कांग्रेस अपनी बात कहने में या बीजेपी के बारे में कुछ नेगेटिव बताने में सफल भी हो गई, तो उसका हमको परिणाम भी भुगतना पड़ा। उपचुनाव में फिर हम कुछ सीटें जीत भी गए। लेकिन ये बात सही है कि ये सब पॉलिटिकल फार्मूला है। हम लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस भी इस पर काम करे, अपनी अपनी बात जनता को कहें, फिर जो जनता निर्णय देगी वो उनको भी स्वीकार है, हमको भी स्वीकार है, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन मैं कांग्रेस को सुझाव दे रहा हूँ कि अच्छा फार्मूला बनाएं, अच्छा काम करें और नीचे तक जाएं, पन्ना प्रमुख तक आप भी जाइए, आप भी काम कीजिए, मजा आएगा चुनाव में। जनता जिसको पसंद करेगी वो चुनाव जीत जाएगा। चलिए, सोलंकी साहब की ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि बड़ी बेबाकी के साथ और बड़ी साफ गोई से अपनी बात रखते हैं। जितेंद्र मिश्रा साहब, बड़ा खुला चैलेंज है कांग्रेस के लिए सोलंकी साहब की तरफ से कि आइए, मुकाबला खुला है, हम जिस स्तर तक जाकर माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं आप भी उस पर उतरिए, मुद्दे उठाइए। अगर आप अपनी बात मनवाने में कामयाब होते हैं तो यकीनन फिर वोट आपका है। निश्चित सोहेल जी, मैं आपको बताऊं, मैं सोलंकी जी की सारी सलाह मानता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ एक जगह पर असहमति है, वो ये है कि कथनी और करनी में अंतर आपको कहाँ दिखा, हमें ये बताइए। कथनी और करनी की बात होती है तो 2 करोड़ रोजगार का वादा आपने हर साल किया था, वो कहाँ है? आपने 15 लाख रुपए ला करके देने का प्रत्येक व्यक्ति को वादा किया था, वो कहाँ है? कथनी करनी में अंतर यहाँ दिखता है। देखिए साहब, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने।
कथनी करनी में अंतर ये दिखता है। विकास की बात की थी आपने, आज विकास कहाँ दिख रहा है देश के अंदर वो समझ में नहीं आ रहा है। विकास को लोग तरस गए हैं, रसोई गैस से लेकर रसोई का सामान तक महंगा हो गया है। इन सब को सस्ता करने का वादा आपने किया था, कथनी करनी में यहां अंतर दिखता है। रहा सवाल कांग्रेस की तैयारी का, कांग्रेस ने 2018 का चुनाव भी जीता, आपने देखा। कांग्रेस ने, जिनके बारे में भी सोहेल जी कह रहे थे, बहुत बड़े नेता है, हजारों लोगों को लेकर के गए। हमने इनसे कहा था कि 1000 लोगों की सूची दे दीजिए जो उन नेताजी के साथ गए। आज तक भारतीय जनता पार्टी सूची नहीं दे पाई। तो मुझे लगता है ये सब कहने की बातें हैं। अगर उनके साथ 1000 कार्यकर्ता गए होते तो आज दमोह का परिणाम दिखाई देता उनको। उनके कार्यकर्ता कहाँ है? देखिए सोलंकी जी, मेरी सलाह है कि मिस कॉल के भरोसे आप पार्टी नहीं चला सकते। आपको जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता के घर जाना पड़ेगा, उससे रसीद पे दस्तखत लेने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कैडर वाली पार्टी है। मिस कॉल के भरोसे तो आप विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन गए। अभी आपने देखा आपके ट्विटर हैंडल, आपके फेसबुक पे किस तरीके से ग्राफ नीचे आया है। क्यों? क्योंकि आपने ट्विटर और फेसबुक को भी मैनेज किया था, उसके भी आपने देखा रिकॉर्ड सामने आ गया। आज कांग्रेस जिस तरीके से बढ़त हासिल कर रही, उसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत तो है, लेकिन साथ में आपकी वादा खिलाफी है। आपके जो आपने भगवान अवतरित कर लिए थे उनका नकाब उतर चुका है, उनकी असलियत सामने आ गई है, चाहे महंगाई का मामला। आज देखिए मध्य प्रदेश में जो स्थिति है सोहेल जी, किसान मध्य प्रदेश में नाराज, जूनियर डॉक्टर मध्य प्रदेश में नाराज, नर्सेज मध्य प्रदेश में नाराज, मजदूर नाराज, व्यापारी नाराज। किसके भरोसे आप चुनाव जाने की तैयारी कर रहे हैं और कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ये सवाल आपके ऊपर सोलंकी जी खड़ा होता है। ठीक, राजेश सोलंकी साहब, चैतन्य भट्ट साहब ने भी इस तरफ इशारा किया था। दरअसल सिर्फ माइक्रो मैनेजमेंट कांग्रेस का बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, कई और चीज़ें भी हैं। और कोरोना काल के दौरान हमने देखा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था डगमगाई है और इस दौरान लोग भी हमें बहुत परेशान दिखे हैं। सरकारी ख़जाना भी खाली हुआ क्योंकि टैक्स के रूप में जो रकम आती थी वो काम धंधे बंद होने से रुक गई। इस बीच कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स में हमने कर्मचारियों की नाराज़गी भी देखी है। सोलंकी साहब को क्या लगता है, बीजेपी इन तमाम चुनौतियों से कितना जल्दी और किस तरह पार पाएगी? नहीं देखिए सोहेल जी, कठिन समय है जी। टैक्स आपको ही मालूम, आप खुद कह रहे हैं टैक्स भी नहीं आ रहा है, जनता की सेवा करना है, बड़ा कठिन समय से हम लोग गुजरे हैं जी। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके रिश्तेदार या मोहल्ले का कोई व्यक्ति कोरोना के चलते जिसको जान नहीं गंवानी पड़ी हो। और ये दूसरी लहर में तो बहुत छोटी उम्र के लोग भी जाने लग गए थे जी। ये बात सही है जी। लेकिन जनता को जो समझाने में सफल होता है, ये बात सही है। दमोह चुनाव कांग्रेस जीती और बहुत अच्छे वोटों से जीती। मुझे लगता है दमोह में इतनी लंबी चौड़ी हार तो कभी हुई नहीं जी। हमारे मलैया जी जीतते थे लेकिन इतने वोट से नहीं जीत पाए कभी। लेकिन उसके पहले जो 28 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसपे जो कांग्रेस के लोग आए थे हमारे यहाँ, उन्हीं को लेकर के जब हमने चुनाव किया था, लेकिन उस 28 में से भारतीय जनता पार्टी 19 सीटों पे चुनाव जीत गई, कांग्रेस 8 पे जीत पाई। और इसलिए दमोह चुनाव के बाद में ये बात सही है, कांग्रेस को जीतेंद्र जी को उत्साह इसलिए बोलना चाहिए, तैयारी आप करिए। लेकिन मेरा जो कहना था वादा खिलाफी का, मैं भी कह सकता हूं कि किसानों का कर्जा आपको माफ़ करना था, कमलनाथ जी 10 दिन में माफ़ नहीं कर पाए, लेकिन इन बातों को मत करिए। अभी मेरा इतना कहना था कि कांग्रेस अगर मतदान बूथ पर जाकर के तैयारी कर रही है और आगे बढ़ रही है, आपको मालूम है जितेंद्र जी, यहाँ पर गोविंद सिंह जी और हेमंत कटारे डेली अखबारों में कुछ ना कुछ उनका आ रहा है, डेली वो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ऊपर शिकायत कर रहे हैं, ऊपर वाले सुन नहीं रहे। ये कोई तर्क नहीं है। जब कांग्रेस एक होने का प्रयास कर रही है, नीचे तक मजबूत कर रही है, क्या तो मेरा इतना सुझाव आपको बात नहीं हुई था उनकी कि कथनी करनी को एक करने के लिए हेमंत कटारे और जिस तरह से गोविंद सिंह लड़ रहे हैं उनको आप एक करिए। मैं इतनी सज्जनता सदाचारता से पूरा बोलने दे रहा हूँ, बीच में बोलने से जितेंद्र जी कोई फायदा नहीं होगा। ये कांग्रेस का जो सत्यानाश हुआ ना मध्य प्रदेश के अंदर जो आगे होने वाला है, उसका कारण ही है कि दूसरे की बात को प्रेम से सुनो। आपने कम से कम 20 आरोप लगाए, में कुछ बोला, इसलिए आप भी सुनिए। मेरा इतना कहना है कि जब आप बूथ तक जा रहे हैं नीचे, तो ऊपर के नेताओं को भी एक करिए। हेमंत कटारे गोविंद सिंह अगर आपस में लड़ रहे हैं, इसकी जितेंद्र जी आपकी और कमलनाथ जी की जिम्मेदारी नहीं है उनको रोकने की। गोविंद सिंह और हेमंत कटारे की उम्र में कितना बड़ा अंतर है। सत्यदेव कटारे के साथ काम किया गोविंद सिंह ने, लेकिन दोनों एक दूसरे पे इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं। अगर नेता एक नहीं होंगे कांग्रेस को, तो बूथ मैनेजमेंट का फिर कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कथनी करनी एक करना चाहिए। मैं तो फिर कह ही रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश में 3-4% का अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी गांव-गांव तक है, कांग्रेस भी गांव-गांव तक है, लेकिन ये जो 3-4% है, इसमें 1-2% जब बढ़ते और घटते ना, उसी में सरकार आती और जाती है।
इसलिए मेरा आपको सुझाव था, आपको बुरा लगा, मुझे शायद अच्छे से नहीं बोलना चाहिए था, मैं भी अगर पहली लाइन से आपसे लड़ने लगता, आपको उड़ाने लगता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन मेरी शुभकामनाएं, आप लड़िए ना, 4 में से 2 तो विधानसभा आपकी है। ठीक, सोलंकी साहब बेहद बहुत सज्जनता के साथ और बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात रखते हैं जितेंद्र मिश्रा साहब, लेकिन जितेंद्र जी भी का कोई ऐसा इरादा नहीं है, दरअसल तो तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, इसलिए सोलंकी साहब को ऐसा महसूस हुआ होगा। जितेंद्र साहब बड़ी खामोशी के साथ कुछ मशवरे दे रहे हैं और बहुत साफगोई से ये बात भी कह रहे हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भीतर अभी भी कुछ चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत वो महसूस कर रहे हैं। उनको जो एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि दरअसल जो कैडर बेस्ड पार्टी है उसमें एक हिरार्की सिस्टम भी होता है। अगर संगठन में पद पर कोई ऊंचा व्यक्ति बैठा है तो कार्यकर्ता को उसकी बात खामोशी से सुनना है और जो कुछ रणनीति बनती है उस पर अमल भी करना है। कांग्रेस के भीतर ये जो सीमा है ये अक्सर टूटती नज़र आती है, इसका नेगेटिव असर जो है वो आपके आखिरी कार्यकर्ता तक जाता है। नहीं, देखिए सोहेल साहब, सबसे पहली चीज तो सोलंकी जी की से लड़ाई करने का मेरा कोई मन नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि सोलंकी जी की सलाह पर, सोहेल जी की सलाह पर ही कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ी है। आपने देखा है, आपकी सलाह मानकर ही सारी गुटबाजी खत्म करके 2018 में, उसके पहले भी जितने उपचुनाव हुए एकजुटता के साथ लड़े। आज आपको कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी देखने को नहीं मिल रही, सारे के सारे लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक साथ काम कर रहे हैं। अब आप कटारे और गोविंद सिंह जी का जिक्र कर रहे हैं तो मुझे लगता है कम से कम थोड़ी तारीफ तो कर देते आप। दूसरा सवाल मेरा ये है कि विजय वर्गीय जी जो भोपाल में करके गए, नरोत्तम मिश्रा जी जो दिल्ली में करके आए, ये क्या छुपा है आपसे? ये किसी से नहीं छुपा है। आज भी अंदर ही अंदर जो तैयारियां हो रही हैं, तो मेरा ये कहना है आप हमें सलाह दीजिए, लेकिन कम से कम इन्हें भी तो बताइए कि जनता को सब समझ में आ रहा है किस तरीके की तैयारी हो रही। मेरा ये कहना है, निश्चित तौर पर सोलंकी जी की बात सही है, बहुत कम परसेंटेज का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, और द्विदलीय चुनाव प्रणाली यहाँ पर काम कर रही है। इसमें कोई छोटे दलों का बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर छोटे से परसेंटेज से सीटें बदलती है, छोटे से परसेंटेज से सरकारें बदल जाए। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आज जो हम चुनाव लड़ रहे हैं उसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि हमारी ताकत को हम मजबूत कर रहे हैं, उसके आधार पर चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जहां तक 2 सीटों का सवाल है, सोलंकी जी भरोसा रखिए, इस बार 3 की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा भी कांग्रेस जीतने जा रही है। ठीक, जितेंद्र जी, चैतन्य साहब आखिरी कमेंट आपका। हालांकि कांग्रेस इस बात के लिए बहुत पुख्ता तौर पर यह बात कह रही है कि इस बार किसी नेता के कहने पर किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा, जनता के सर्वे में जनता की जो मांग होगी वो हमारा उम्मीदवार होगा। लेकिन चैतन्य भट्ट साहब एक चेहरे को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, चाहे वो उपचुनाव हो या फिर फाइनल हो? नहीं, देखिए सोहेल जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनता जिस चेहरे को जानती है उसको टिकट देना चाहिए। कमलनाथ जी ने यह भी कहा है कि सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के तहत जो चेहरा हमारे पास सामने आएगा, जिसको जनता चाहती है, उसको टिकट दिया जाएगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर होता ये है कि जो लोग बेचारे लंबे समय तक काम करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, जब वो टिकट की आशा करते हैं तो पता लगा कि एक ऊपर से पैराशूट से कोई उम्मीदवार आ जाता है और उसको टिकट दे दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उन कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव आता है जो बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं या दरी फट्टा उठा रहे हैं। तो अगर सर्वे के आधार पे अगर टिकट दी जाएगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जनता ही आखिर वोट देने जाएगी। अगर जनता की पसंद से आप किसी व्यक्ति को वोट देते हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये ठीक है कि उसमें राजनीतिक गुणाभाग भी होते हैं, समीकरण भी होते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर सर्वे के आधार पर टिकट दी जाए, और जैसा कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम सर्वे के आधार पर ही टिकट देंगे, और किसी ने पूछा भी था कि अरुण यादव को, तो बोले अभी ऐसा कोई सर्वे सामने आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि सर्वे के आधार पर अगर टिकट दी जाएगी तो कांग्रेस को बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि वोटर जो है, वोटर के सामने अगर आप ऐसे अनजान चेहरे को ला देंगे जो ऊपर से आया होगा, तो मुझे लगता है कि फिर वोटर को भी लगता है कि बेवजह में हमारे सिर पे आके खड़े हो गए हैं, हम जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसको क्यों नहीं स्थान मिल रहा है या उसको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे लोगों को मौका देना बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि 2018 में ऐसे लोगों को मौका दिया गया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि सरकार बन गई।
अब स्थिति यह है कि जी। 3 उपचुनाव हैं और 1 लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, बहुत से लोग उम्मीदवारी करते हैं, लेकिन पार्टी अपने स्तर पे सोच विचार करती है कि कौन व्यक्ति हमारा जीत सकता है। और जहां तक माइक्रो मैनेजमेंट की बात जो चल रही है दोनों ही पार्टी के, वैसे मुझे लगा कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं बहुत ही संयमित रूप से उन्होंने, ऐसा डिबेट में बहुत कम होता है कि जो दूसरी पार्टी के लोगों को सलाह दें, अच्छी सलाह दें, तो ये भी उसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं तो अक्सर लड़ाई होती है। तो मुझे लगता है कि माइक्रो मैनेजमेंट जो होगा वो दोनों ही पार्टी के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट तो कोई आज से नहीं है, बरसों से चला आ रहा है। उनके पास संख्या भी बहुत है, आरएसएस का भी उनको साथ रहता है। अगर उसके बदले में अगर ये युवा कांग्रेस और एनएसयूआई और महिला कांग्रेस आईटी सेल को उतारते हैं तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है और हो सकता है कि तीनों विधानसभा में उनकी जीत सुनिश्चित हो। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा भट्ट साहब की इन उपचुनाव में क्या कुछ फैसला जनता करती है। बहरहाल बीजेपी जिस माइक्रो मैनेजमेंट की माहिर है, अब कांग्रेस भी उसी राह पर है, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है। वही ये बताएगी कि किसका माइक्रो मैनेजमेंट उसे पसंद आ रहा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।